हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर सीमा विवाद। जम्मू कश्मीर का जो सीमा विवाद है उसके बारे में अधिकांश स्टूडेंट्स को, अधिकांश लोगों को गहराई से जानकारी नहीं है। आखिरकार ये जम्मू कश्मीर का सीमा विवाद है क्या, जम्मू कश्मीर की आंतरिक स्थिति क्या है, और वहां पर जो आज आतंकवाद है उसका मुख्य कारण क्या है। आखिरकार जम्मू कश्मीर में इतना ज्यादा टेररिज्म क्यों है। भारत का सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित जो राज्य है वो आज जम्मू कश्मीर है। इसका मुख्य कारण क्या है, आखिरकार क्यों जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया, और जम्मू कश्मीर इतने लंबे समय से प्रभावित क्यों है। भारत के कई सारे ऐसे राज्य जो आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं। आप जानते हो कि पंजाब एक ऐसा राज्य था जो उसमें आतंकवाद रहा है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर आतंकवाद रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों की हम बात करते हैं, असम की हम बात करते हैं, नागालैंड की बात करते हैं, मणिपुर की, मिजोरम की बात करते हैं, वहां पर भी लंबे समय तक टेररिज्म रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी आप देख रहे हैं कि वहाँ नक्सलवाद है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो जम्मू कश्मीर में होती हैं। जब तक आप इसके इतिहास को नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि जम्मू कश्मीर में आखिरकार इतना टेररिज्म क्यों है। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जब भारत आजाद हो रहा था, जब भारत आजाद हो रहा था 1947 की बात मैं कर रहा हूं आपसे, तो भारत में दो तरह के क्षेत्र थे। पूरे देश में दो तरह के क्षेत्र थे। एक वो क्षेत्र थे जहां पर सीधे अंग्रेजों का अधिकार था, सीधे अंग्रेज शासन करते थे, और दूसरे वह क्षेत्र थे जहां पर राजा और नवाबों का शासन चलता था, जहां पर राजा और नवाबों का शासन चलता था। अधिकांश जो जब भारत आजाद हुआ था तो जितने भी अंग्रेजी शासन वाले क्षेत्र थे वो सीधे भारत के अंडर में आ गए, भारत सरकार के अंडर में आ गए। लेकिन जो राजा और नवाबों वाले जो क्षेत्र थे वो सीधे भारत के अंडर नहीं आ पाए। कुछ राजा और नवाब ऐसे थे जो भारत के अंदर सम्मिलित होना चाहते थे, और कुछ राजा और नवाब ऐसे थे जो भारत के अंदर सम्मिलित होना नहीं चाहते थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीतिक कुशलता से अधिकांश राजा और नवाबों को भारत के अंदर मिलने के लिए तैयार कर लिया। अधिकांश राजा और नवाबों को। सिर्फ तीन ऐसी रियासतें थीं, सिर्फ तीन ऐसी रियासतें थीं। इन रियासतों में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और भोपाल, माफी चाहता हूं, जूनागढ़। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, ये तीन ऐसी रियासतें थी जो भारत के अंदर मिलने के लिए तैयार नहीं थी। अधिकांश, जैसे आप जानते हैं, राजस्थान में राजपूतों का शासन चलता था, और भी भारत में कई सारे छोटे छोटे रजवाड़े थे, वहां पर अधिकांश जो थे वो भारत के अंदर सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए थे। हैदराबाद में निजाम का शासन था। हैदराबाद, जो वास्तव में आप हैदराबाद शहर देखते हैं वो हैदराबाद नहीं है। हैदराबाद वास्तव में एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। इसमें आप तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, आपका उत्तरी कर्नाटक है, आपका पूर्वी महाराष्ट्र, जैसे आज आप विदर्भ कहते हैं, और आपका उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा, ये पूरा क्षेत्र मिलाकर हैदराबाद रियासत कहलाती थी, और जहां पर निजाम का शासन चलता था। वहां पर 80% आबादी थी हिंदुओं की, और बाकी जो शेष आबादी थी वो वहां पर मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों की आबादी थी। हैदराबाद भारत में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पर सेना भेजकर मिलिट्री ऑपरेशन के माध्यम से हैदराबाद को भारत के अंदर मिला लिया था। तो ये पहला रियासत, जो बड़ी रियासत थी, वो भारत के अंदर मिल गई। दूसरी एक छोटी सी रियासत थी जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत, आपने गुजरात का कुछ नक्शा देखा होगा, कुछ इस तरह से है, इस तरह से कुछ गुजरात का मैप है। तो यहाँ पर एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी। ये वाला हिस्सा कच्छ कहलाता है, जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ, ये कच्छ कहलाता है, ये सौराष्ट्र कहलाता है। पहले गुजरात एक अलग राज्य नहीं था, और ये इलाका एक छोटा सी रियासत थी यहाँ पर जूनागढ़, जो कि आपकी अरब सागर के इसकी सीमाएं मिलती थी। यहाँ पर भी नवाबों का शासन चलता था। तो यहाँ पर जनमत संग्रह के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश आबादी हिंदू थी, तो जब वहां पर जनमत संग्रह कराया गया जनता के बीच में, तो अधिकांश आबादी ने भारत में मिलने के लिए तैयार हो गई थी। तो हैदराबाद रियासत को मिलिट्री ऑपरेशन के माध्यम से भारत में मिलाया गया, और जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया। अब तीसरी और सबसे बड़ी रियासत जो थी भारत में, वो थी जम्मू कश्मीर रियासत।
जम्मू कश्मीर के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। जम्मू कश्मीर के बारे में, जब भारत का बंटवारा हो रहा था तब उस समय जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह का शासन था। महाराजा हरि सिंह, ये पूछा जाता है कि उस समय भारत के राजा कौन थे। वो डोगरा वंश के राजा थे। वो किस वंश के राजा थे? डोगरा वंश के राजा थे। और वो एक सिख समुदाय से थे। वो किस समुदाय से थे? सिख समुदाय से थे। उस समय जम्मू कश्मीर में 77% आबादी जो थी वो उस समय मुसलमानों की आबादी थी। 4% जो आबादी थी वो सिखों की आबादी थी। और बची हुई जितनी पॉपुलेशन है लगभग 19% या 18% के आसपास वो आबादी उस समय हिंदुओं की थी। यानी कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी, एक ऐसा क्षेत्र था जो कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, लेकिन वहां पर शासन किसका था? सिख समुदाय का था। वहां पर जो प्रभावशाली कम्युनिटी थी, जितने भी धनी संप्रदाय था, धनी कम्युनिटी थी, वो सब वहां पर हिंदू होते थे, लेकिन शासन सिखों का चलता था। तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तब महाराजा हरि सिंह ने उस समय उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि आप भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो महाराजा हरि सिंह ने ये कहा कि मैं पाकिस्तान में मिल जाऊंगा तो जो हिंदू और सिख समुदाय के लोग हैं वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं भारत में मिल जाता हूँ तो एक बड़ा समुदाय जो है, जो कि हमारे रियासत के अंदर रहता है, वो भी मुझसे नाराज हो जाएगा। तो महाराजा हरि सिंह ने उस समय न्यूट्रल स्टैंस दिया। वो किसी की तरफ नहीं गया। उन्होंने कहा कि हम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना चाहते हैं। जिस तरह से स्विट्जरलैंड, आप जानते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत देश है यूरोप का, वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड की तरह बनाया जाए। वो एक न्यूट्रल कंट्री चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वास्तव में हम जो ये जम्मू कश्मीर राज्य देखते हैं, इसमें कई सारा ऐसा हिस्सा है जिस पर किसी चाइना कब्जा है, किसी पाकिस्तान का कब्जा है। आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। जब महाराजा हरि सिंह किसी भी देश में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं हुए, ना पाकिस्तान में ना भारत में, तब 1948 में पाकिस्तान की आर्मी और कबाइले क्या होते हैं? कबाइले उनको कहा जाता है जो पाकिस्तान में लड़ाके होते थे, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पे रहते थे, जो पठान होते हैं, जो जिनको लड़ाई करने में महारत हासिल होती है, उन्हें कबाइले कहा जाता है, जो एक खास किस्म के लड़ाके होते हैं। उन लड़ाकों की मदद से उन्होंने जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया और एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार भी कर लिया। ऐसा माना जाता है कि 1948 में जो कबाइली और पाकिस्तानी सेना है वो अंदर आते आते, यानी कि यहां से अंदर आते आते श्रीनगर तक पहुंच गई थी, इतने अंदर तक आ गई थी। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत के मदद मांगी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर में सेना भिजवाई। साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये एग्रीमेंट ये था कि जम्मू कश्मीर में भारत का डिफेंस यानी कि रक्षा, डिफेंस यानी कि रक्षा, विदेश मामले यानी कि फॉरेन पॉलिसी, और तीसरा कम्युनिकेशन यानी कि संचार व्यवस्था। संचार, फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति, और डिफेंस यानी कि रक्षा, तीनों पर भारत का तुरंत उस समय अधिकार हो गया। यानी उस समय जो जम्मू कश्मीर में सेना जाएगी वो भारत की होगी। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जो विदेश नीति बनाई जाएगी वो भारत के द्वारा बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर का कोई स्वतंत्र विदेश मंत्री भविष्य में नहीं होगा। ये एग्रीमेंट, और कम्युनिकेशन का मतलब जितने भी संचार उपकरण वहां पर होंगे वो सभी किसके होंगे? भारत के होंगे। ये अधिकार दे दिया गया किसके द्वारा? महाराजा हरि सिंह के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये मैं बात कर रहा हूँ 1948 की। जब भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में पहुंची तो यहाँ पर बड़े पैमाने पे कैजुअलिटी हो रही थी। बहुत बड़े पैमाने पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे क्रिश्चियन हुए, हिंदू हुए और सिख हुए, उनका बड़े पैमाने पे नरसंहार किया जा रहा था, और इस समय लाखों लोग मारे जा रहे थे। ये लड़ाई लंबे समय तक चलती रही और
ठंड का मौसम आ गया, जनवरी का महीना था और करीब जनवरी फरवरी का टाइम था, और बर्फ में दबने के कारण दोनों तरफ से कई सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई। तो उस समय ये डिसीजन लिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि हम ये लड़ाई और अधिक आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो इस मामले को पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर यूनाइटेड नेशन में चले गए। यूनाइटेड नेशन 195 देशों का एक संगठन है जहां पर संयुक्त राष्ट्र सभा बैठती है, और पाकिस्तान भी फिर पीछे पीछे चला गया। उस समय जो भारत के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इससे सहमत नहीं थे। क्यों सहमत नहीं थे? देखिए, यूनाइटेड नेशन एक ऐसा संगठन था जो 1945 में ही बना था। यूनाइटेड नेशन एक ऐसा संगठन जो 1945 में बना था, और इसकी क्षमताओं के बारे में अधिकांश लोगों को उस समय ज्ञान नहीं था। क्या इसमें इतनी क्रेडिबिलिटी है? क्या वो इस युद्ध को रोक पाए? ये भारत के सामरिक हितों का मामला है। हमारे देश का कोई आंतरिक मामला कोई दूसरा देश कैसे सुलझा सकता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था जिस तरह से हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, उसी तरह से जम्मू कश्मीर को भी भारत के अंदर मिला जाना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय फिर उस मामले को लेकर जब यूनाइटेड नेशन में गए तो वहां पर एक सीज फायर साइन कर लिया गया। ये क्या था कि जो सेनाएं जहां पर रुकी हैं वो वहीं पर रुकी रहेंगी, क्योंकि सैनिक बड़े पैमाने पे शहीद हो रहे थे उस समय। ना ही तो इतनी एडवांस हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, ना इतनी एडवांस गाड़ियां होती थी, ना इतनी एडवांस राइफल्स होती थी। तो इसलिए सीज फायर साइन किया गया। सीज फायर का मतलब कि जो सैनिक जहां पर है उस समय वो वहीं पर रहेंगे, और यहीं से एलओसी का निर्धारण हुआ, जिसको आज हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल वो सीमा है जो 1948 के समय भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, उस सीमा जो सीमा भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण करती है, जिसे एक्चुअल सीमा बोलते हैं। ये वास्तव में जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं है, एलओसी निर्धारण करती है। ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये हमारे देश की वास्तविक जम्मू कश्मीर की सीमा को बताती है। ये जो पूरी लाइन है इसको हम बोलते हैं एलओसी। इसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। यहीं पर अधिकांशतः गोलीबारी होती है। आपने अक्सर टीवी में देखा होगा कि एलओसी पर फायरिंग हो गई, हमारे जवान शहीद हो गए। यही वो जगह है। और ये वाला जो क्षेत्र था ये पूरा पाकिस्तान के अंडर में चला गया। ये वाला आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र पाकिस्तान के अंडर में चला गया। अब पाकिस्तान के पास जो कश्मीर आया उसने उसको दो हिस्सों में बांट लिया। ये बिल्कुल मैं पूरी स्टार्टिंग से आपको कहानी बता रहा हूँ, शुरू से लेकर 1948 से लेकर मैं आपको 2019 तक ले जाऊंगा। पाकिस्तान के पास में जो कश्मीर आया उसने अपने कश्मीर को दो हिस्सों में बांट लिया। ये वाला जो क्षेत्र है जो भारत के जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है, इसको उसने नाम दिया आजाद कश्मीर। इसको उसने क्या नाम दिया? आजाद कश्मीर, जिसको आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरी बोलते हैं। हम तो ये मानते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये पूरे क्षेत्र को हम मानते हैं, लेकिन उसने इस क्षेत्र को नाम दिया है आजाद कश्मीर, और इस क्षेत्र को उसने नाम दिया गिलगित एवं बाल्टिस्तान। गिलगित एवं बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर। पाकिस्तान का जो पीओके है उसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? ठंड के मौसम में हमारे यहाँ राजधानी होती है जम्मू, और गर्मी के मौसम में राजधानी क्या होती है? श्रीनगर। लेकिन उनके जो आजाद कश्मीर जिसको वो पीओके हम जिसको बोलते हैं, उसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। और जो गिलगित बाल्टिस्तान है उसकी राजधानी है गिलगित। यही राजधानी इसकी गिलगित। गिलगित एक शहर है। यहां तक तो आपको सभी को पूरी कहानी समझ में आ गई। इसके बाद क्या होता है कि 1962 में चीन ने भी भारत के ऊपर हमला कर दिया। चीन ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर पर हमला किया था बल्कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी हमला किया था। लेकिन चीन को वहां सफलता नहीं मिली, वहां पर वो भारत की जमीन पे कब्जा नहीं कर पाया। ये हिस्सा जो था वो काफी ऊंचाई पर था। ये हिस्सा क्या था? बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था, और उस समय भारतीय सेना यहाँ तक पहुंच नहीं पाई थी, क्योंकि वहां पर जो सड़कें होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेनाओं को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक होता है, वो उस समय भारत के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। उसका नतीजा ये निकला कि चीन ने भारत के एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया।
ये वाला जो पूरा इलाका है, ये पूरा जो इलाका है इसको हम बोलते हैं अक्साई चिन। ये पूरा बंजर इलाका है, मतलब यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, पूरा इलाका खाली है। ये बर्फीला रेगिस्तान भी आप इसे कह सकते हैं। ये पूरा इलाका खाली है, लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा इलाका है। और 1962 में चीन ने ये कब्जा कर लिया था। उसके बाद भारत और चीन के बीच में सीमाओं का निर्धारण किया गया। भारत और चीन के बीच में जो सीमाओं का निर्धारण किया गया, ये वाली जो सीमा है, ये जो पूरी सीमा है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं हम इसको? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आज आप देख रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में जो सैनिकों के बीच में संघर्ष हो रहा है, वो इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हो रहा है। अगर आप जम्मू कश्मीर का नक्शा देखेंगे तो इसमें पूरा हिस्सा, क्योंकि ये पूरा हिस्सा वास्तव में हमारा ही था, लेकिन वास्तव में तो नहीं है, क्योंकि इसमें चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो भारत और चीन के बीच में संघर्ष हो रहा है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। 1963 में पाकिस्तान ने भारत की अनुमति के बिना जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं काराकोरम वैली। इसको हम क्या बोलते हैं? काराकोरम वैली या काराकोरम की घाटी। ये हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया। 1963 में ये घटना हुई, और उसके बाद जो पाकिस्तान और चीन के संबंध थे वो और ज्यादा मजबूत हो गए। ये सब घटना चलती रही। पाकिस्तान को ये लगता था कि 1962 में भारत चीन से युद्ध हार गया था, तो अगर हम उस पर कुछ समय बाद हमला करते तो हम भी युद्ध जीत जाएंगे। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और युद्ध हुआ। उस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन भारत ने उस समय पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, और यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी पीओके में, उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बाद एक ताशकंद समझौता हुआ, और ताशकंद समझौते में भारत ने एक ये इंपॉर्टेंट लोकेशन थी उसको वापस लौटा दिया। उसके बाद फिर 1971 में एक और युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इस युद्ध में जो आप बांग्लादेश देखते हैं, जिसको पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, वो पाकिस्तान से अलग हो गया, जबकि जो भारत की कश्मीर से जुड़ी हुई जो सीमाएं थी उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद सभी घटनाक्रम चलता रहा। इसी दौरान क्या होता है कि एक बड़ी घटना होती है 1979 में। 1979 में अफगानिस्तान, 1979 में सोवियत यूनियन, अब ये कहेंगे सोवियत यूनियन क्या है? रूस और मध्य एशिया के कई सारे देशों को मिलाकर सोवियत यूनियन कहा जाता था। जो पहले दुनिया, आज भी रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसके पहले वो उससे भी बड़ा था। आज आप जो देखते होंगे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितने भी छोटे छोटे स्थान हैं, उन सारे स्थानों को मिलाकर सोवियत संघ कहा जाता था। इंग्लिश में सोवियत यूनियन कहते थे। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। अब आप कहोगे सर ये बताइए हमें कि सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर का क्या लेना देना है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। जम्मू कश्मीर की सीमाएं और अफगानिस्तान की सीमाएं दोनों सोवियत संघ से भी जुड़ती हैं और अफगानिस्तान से भी जुड़ती हैं। जम्मू कश्मीर की सीमाएं सोवियत संघ से भी जुड़ती थी और अफगानिस्तान से भी जुड़ती थी, इसलिए जम्मू कश्मीर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य माना जाता है। अगर आप जम्मू कश्मीर का वास्तव में नक्शा देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की सीमाएं दुनिया के 5 देशों से जुड़ती हैं। चीन, तजिकिस्तान ऊपर है, अफगानिस्तान 3, पाकिस्तान 4, और ऊपर जो और भी उज्बेकिस्तान, वहां से सीमा जुड़ती है। तो 5 देशों के साथ में जम्मू कश्मीर की सीमा जुड़ती है, जो कि सामरिक रूप से भारत के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा था कि 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे हमला किया और अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। इसके बाद तालिबान नाम का एक संगठन बनाया गया। आपने अक्सर सुना होगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बनाया था, और उसके पास में जो हथियार और पैसे उस समय आए थे वो अन्य इस्लामिक देश जैसे कि सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, वहाँ सबसे पैसे आए। और वो जो तालिबान के लड़ाके थे
उनको भर्ती किया गया कहाँ लड़ने के लिए? अफगानिस्तान में। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ, सोवियत संघ के खिलाफ। जो तालिबान के लड़ाके थे वो लगातार लड़ाई करने का काम कर रहे थे, कहाँ पर? अफगानिस्तान में। इसी दौरान भारत को एक गोपनीय जानकारी मिली कि जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर, कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इस क्षेत्र पे कब्जा करना चाहती है। अब भला ग्लेशियर पे कब्जा करने से क्या फायदा होगा? देखिए, ग्लेशियर में ही हमारा भविष्य छुपा हुआ है। आने वाले समय में पानी की बहुत ज्यादा कमी होगी। साउथ एशिया जो दक्षिण एशिया जो क्षेत्र माना जाता है वो सबसे ज्यादा बॉर्डर स्ट्रेस रीजन माना जाता है, जहां पर पानी की सबसे ज्यादा कमी है। तो भविष्य में जिन देशों के पास में जितना ज्यादा पानी के स्रोत होंगे वो उतने लंबे समय तक सरवाइव कर सकेंगे, उनका अस्तित्व उतना लंबा होगा। तो पाकिस्तान इस ग्लेशियर पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन भारत को ये पहले ही जानकारी मिल गई और भारत ने अपनी सेनाएं सियाचिन ग्लेशियर में भेज दी और भारत ने लगभग इसके 80% हिस्से पे कब्जा कर लिया। ये कब हुआ था? 1984 में हुआ था, 1984 में। इसको नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। उसके पहले जो सियाचिन था वो उस पर किसी का भी कब्जा नहीं था, सियाचिन पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो 1984 में इंदिरा गांधी जी के आदेश पर पूरे सियाचिन पर भारत का अधिकार हो गया। लगभग 80% अधिकार, जो मेन रीजन है जहां पर बड़े पैमाने पे शुद्ध पानी के भंडार हैं, वहां पर भारत का सीधा अधिकार हो गया। इसके बाद क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो तालिबान के लड़ाके जो अफगानिस्तान में लड़ाई करने का काम कर रहे थे, वो सारे लड़ाकों को इकट्ठा किया गया, क्योंकि रूस के उस समय टुकड़े हो गए थे, सोवियत संघ का विघटन हो गया, कई सारे छोटे छोटे स्थान बन गए, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी आज आप सेंट्रल एशिया में देखते हो, जितने भी कई सारे छोटे छोटे देश बने हैं, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सबका जो स्थान बने थे ये सोवियत संघ से टूटने के बाद बने थे। और सोवियत संघ 1991 में टूटा था। जब सोवियत संघ टूट रहा था तो उसी दौरान जो तालिबान के लड़ाके जो अफगानिस्तान में लड़ाई करने का काम कर रहे थे, उन्हीं लड़ाकों को भेज दिया गया कहाँ पर लड़ने के लिए? कश्मीर में भेज दिया गया। और उसके बाद से जो आज तक टेररिज्म चल रहा है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। आप देख रहे हो कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और कई सारे दुनिया भर के आतंकवादी संगठन है जो कश्मीर पे हमला करते रहते हैं। वो जो समुदाय के लोग थे वो लगातार यहाँ पे हमला करना उन्होंने चालू कर दिया और जम्मू कश्मीर तब से ही क्या हो गया? एक परमानेंट अनस्टेबलाइज स्टेट हो गया। लगातार वहां पर गोलीबारी चलती रही, हमले होते रहे। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो आतंकवाद से सबसे अधिक पीड़ित रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि 1999 में एक बड़ी घटना हुई। 1999 में पाकिस्तान ने यहां पर एक शहर है, इसका नाम है कारगिल, कारगिल पर हमला कर दिया। कारगिल पर क्यों हमला किया? देखिए, कारगिल पर हमला करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जम्मू, श्रीनगर और यहाँ पर एक और शहर है लेह, ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है लेह। यहाँ से एक हाईवे गुजरता है, जम्मू से जोड़ता है कहाँ पर? श्रीनगर, श्रीनगर से कहाँ जोड़ता है? कारगिल। जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, ये बड़े इंपॉर्टेंट शहर है जम्मू कश्मीर के। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, ये इंपॉर्टेंट शहर माने जाते हैं मध्य प्रदेश के। इसी तरह जम्मू कश्मीर में जम्मू, श्रीनगर और लेह, तो इनका एक मेन हाईवे जुड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे। तो उसका उद्देश्य ये था कि इस नेशनल हाईवे रीजन से भारत को काट दिया जाए, ताकि भारत की जितनी भी सप्लाई है, जितने भी सैनिक यहाँ, मान लीजिए यहाँ पर जितने भी सैनिक खड़े हैं, मान लीजिए कोई LAC के ऊपर कोई सैनिक खड़ा हुआ है, तो जितनी भी सप्लाई आएगी, जितने भी हथियार सप्लाई करना है, जो भी हमको भेजना है, वो पहले जम्मू में आते हैं, फिर वो श्रीनगर में आते हैं, फिर वो कारगिल में जाते हैं, फिर वो लेह में जाते हैं, फिर वो जाके LAC के पास पहुँचते हैं। ये पूरा एक रूट है, इंपॉर्टेंट रूट है। अगर कोई आदमी यहाँ पर आके बैठ जाएगा तो फिर वो यहाँ से थोड़ी ना सप्लाई हो पाएगी। तो उसका उद्देश्य ये था कि भारत की जितनी भी सप्लाई लाइन है जो चीन के बॉर्डर के पास में जाती है, उसको रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा करने में वो नाकामयाब हुए और फिर एक कारगिल का युद्ध हुआ। इसमें भारत की विजय हुई, भारत में जीत गया। पूरा घटनाक्रम चलता रहा। उसके बाद लगातार टेररिज्म की घटनाएं होती रही, आप सभी जानते हैं। सन 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, यानी कि जम्मू कश्मीर में अब कोई राज्य सरकार नहीं होगी। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया। वास्तव में जो जम्मू कश्मीर का नक्शा है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया है। ये वाला जो क्षेत्र है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये वाला,
ये पूरा जो क्षेत्र है इसका नाम दिया गया है जम्मू एवं कश्मीर। इसकी राजधानी वही रहेगी, जम्मू एवं श्रीनगर। ठंड के मौसम में जो राजधानी रहती है वो क्या रहती है, जम्मू, क्योंकि जम्मू नीचे थोड़ा गर्म इलाका है। ठंड में हम लोग यहाँ आते हैं, जब ठंड कम हो जाती है तो ऊपर चले जाते हैं श्रीनगर में। तो गर्मी के मौसम में राजधानी रहती है श्रीनगर और ठंड के मौसम में राजधानी रहती है जम्मू। ये एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश का क्या मतलब होता है कि वहां पर कोई राज्य सरकार नहीं होगी, वहां पर पूरी तरह से केंद्र का अधिकार होगा। और गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख पूरे क्षेत्र को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसकी राजधानी हो गई लेह। जम्मू कश्मीर आज भी आतंकवाद से पीड़ित है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी वहां पर टेररिज्म खत्म होगा और जितना भी हमारी जमीनों पर चीन और पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है वो सब हमारे होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो उस पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।